Hello everyone, I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sangapal Sir. From yesterday onwards, we have started analyzing SBI and IBPS clerical PYQs. In the last lecture, I explained you the various approaches that you can adopt for the examination. I also gave you some tricks that can be implemented in the examination. Yesterday, I analyzed some questions of fill in the blank, close test. Today, we are going to analyze some more questions based on jumbled paragraph, error detection, and so on. So, without wasting our time, let us start from the very first question, and that is of jumbled paragraph. आज का पहला सवाल जो है वो जंबल्ड पैराग्राफ वाला सवाल है. इंस्ट्रक्शंस हमारा जो होगा वो सेम होगा. वी हैव गिवन यू अ पैराग्राफ, वो जंबल्ड है, उसको राइट ऑर्डर में लाना है. और राइट ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है. अगर आपको लगता है कि कोई भी यहाँ का ऑप्शन राइट ऑर्डर में उनको ला नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन दिया है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड. तो ऑप्शन वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे लगता है तो. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे इस ऑप्शन का पहला लेटर क्या है. तो सभी ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो एक चीज हमें ध्यान में आती है, डी सी ए बी सी डी. इसका मतलब उन्होंने यहां पे क्या कहा है, इन चार में से कोई भी एक सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस हो सकता है. इसीलिए आप जो है इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़िए. तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं. तो यहां पे पहले कहा है विंड पावर इज वाइटल फॉर अ. अब यहां पे इन्होंने एक आर्टिकल दिया है. इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए सारे लोग. आर्टिकल ए, कल हमने आर्टिकल ए आर्टिकल एन पे बात की थी. मैंने कहा था कि इनको किस तरह से यूज किया जाता है. जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर देखा नहीं है, कल का लेक्चर या इससे पहले वाला लेक्चर एसबीआई का एसबीआई क्लरिकल जिसका हेडिंग है, तो आप वो लेक्चर पहले देख लीजिए ताकि ये समझने में थोड़ी सी आसानी जाए. तो आर्टिकल ए है. आर्टिकल ए क्या बताता है, आर्टिकल ए यह बताता है कि भाई मेरे बाद में कोई तो भी नाउन है, बिना नाउन तो मैं यूज नहीं किया जा सकता. और एक दूसरी चीज याद रखना है, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में या लास्ट में आपकी कोई भी जो आर्टिकल है वो यूज नहीं कर सकते. तो यहां पे आर्टिकल ए है. और ऑप्शन डी क्या कहता है कि आखिरी में आएगा ऑप्शन ए, मतलब ये वाला सेंटेंस सबसे आखिरी आएगा. और मैंने पहले ही कहा है कोई भी सेंटेंस आर्टिकल पे खत्म नहीं होता है. तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो दूसरा ऑप्शन यहां से देखना शुरू करते हैं. अब मैंने क्या किया ना, अब इनकी मैं हेल्प लूंगा. यहां पे जो ग्रामर है, ग्रामर की मैं हेल्प लेने वाला हूं. अब सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर यहां पे दिया है, यहां पे कॉमा है, तो मुझे पता है कि कॉमा पे कोई भी सेंटेंस खत्म नहीं होता है. इसका मतलब ये वाला बी वाला जो है ये भी हमारा, ये सी में जो लास्ट में बी दिया है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. इसीलिए मैं इसे बाहर फेंक देता हूं. अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी, दोनों में से एक हमें सेलेक्ट करना है. अब देखिए डीसीएबी क्या कहता है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट ट्रांजिशनिंग टू सोलर. रिड्यूस करना है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ट्रांजिशनिंग टू सोलर एंड विंड पावर इज. अगेन यहां पे बी जो है, ये देखिए यहां पे बी हमने रिड्यूस किया था, बी यहां पे भी रिड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि सेंटेंस के आखिरी में हमारा कॉमा नहीं आएगा. और ये सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, तो यहां पे आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, हमें पढ़ने के बाद नजर आता है. तो यहां पे कैरी फॉरवर्ड है, इसके बाद में कुछ तो लिखा है, यह आखिरी नहीं हो सकता. तो जहां पे बी है वैसे ही निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाता है. ज़्यादा यहाँ पे मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, फिर भी मेरा आंसर आया सी ए बी डी. यही हमारा आंसर होगा. अब सी ए बी डी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको सही सीक्वेंस जो है वो मिल जाएगा. ट्रांजिशनिंग टू सोलर एंड इन पावर इज वाइटल फॉर अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम जो है सोलर ट्रांजिशनिंग, मतलब हम अभी बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, सोलर एंड विंड पावर जो है उनकी उसकी तरफ, एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं. इज वाइटल, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ सस्टेनेबल एनर्जी. सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कौन से सस्टेनेबल एनर्जी, फ्यूचर सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर. तो ये यहाँ पे दिया गया है.
तो हमें ये याद रखना है कि यहां पे पहला सेंटेंस बनेगा हमारा सी, ट्रांजिशनिंग टू सोलर एंड व्हाट विंड पावर इज वाइटल फॉर, किसके लिए वाइटल है ये, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, जो क्या करेगा फ्यूचर का ये सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो क्या करेगा, इन्वायरमेंटल का जो इंपैक्ट है उसे कम करेगा, ऐसा इसका मतलब होता है। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर रहेगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ की तरफ। हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, यू कैन सी दिस। मैं आप लोगों को कुछ समय देता हूं, कुछ सेकंड्स ले लीजिए, लेक्चर को चाहे तो आप पॉज कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहां पे समय शुरू होता है, पॉज कीजिए। आई होप आपने इसे पॉज करके सॉल्व किया है। अभी देखते हैं इस सेंटेंस, इस पैराग्राफ को। अवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड mindfulness meditation offers mental clarity and stress reduction, promoting overall well-being in, well-being in what, तो पहले देख लेते ए सी डी बी, कोई भी सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। तो यहां पे अवर फास्ट पेस वर्ल्ड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन ऑफर्स मेंटल क्लियरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, प्रोमोटिंग ओवरऑल वेल-बीइंग। तो यहां पे इसको पढ़ने के बाद में हमें नजर आता है यहां पे इन है, तो हमारा ये वाला जो सेंटेंस है डी लास्ट तो नहीं हो सकता, ये हमें समझ में आया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आवर फास्ट पीस वर्ल्ड क्या कर रहा है, माइंडफुलनेस, वर्ल्ड और माइंडफुलनेस दोनों नाउन हो गए, तो ए के बाद में सी, आवर फास्ट पीस वर्ल्ड मेंटल क्लैरिटी नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा नाउन है, उसके बाद में डायरेक्टली नाउन आया है, कॉमा भी सेपरेट नहीं किया है, तो ए और सी ऑप्शन वहां पे मैच नहीं होता है, ये याद रखना है। उसे पढ़ भी लेते हैं, आवर फास्ट पीस वर्ल्ड मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, ये कहां से आया एकदम से। उसके बाद में प्रमोटिंग ओवरऑल बीइंग इन, ओके, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑफर्स, क्या ऑफर्स करता है, तो ऑफर्स ये हमारा वर्ब, ये कुछ तो भी ऑफर कर रहा है जो इसके बाद होने वाला है, इसका मतलब ये वाला जो है बी हमारा लास्ट नहीं हो सकता, तो जहां पे बी है वो हमारा आंसर नहीं होगा। याद रखिए, मैं सॉल्व करने एज अ स्टूडेंट किस तरह से आपने देखना चाहिए ना, वो चीजें मैं बता रहा हूं यहां पे, कोई तामझाम नहीं, एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से हम पढ़ रहे हैं, देखने का तरीका क्या होने वाला है। तो ये ऑफर करता है, ऑफर्स ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब आखिरी में नहीं आएगा, ये क्या ऑफर करता है इसके बाद में होगा, तो इसीलिए बी जो आखिर में दिया है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, सीबीडीए और बीसीडीए। तो सीबीडीए क्या कहता है, मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑफर्स प्रोमोटिंग, व्हाट डज इट ऑफर्स, प्रोमोटिंग ओवरऑल वेल-बीइंग इन आवर फास्ट पीस वर्ल्ड। ओके, चलिए बाजू में रखते हैं बीसीडीए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑफर्स मेंटल क्लियर, व्हाट डज इट ऑफर्स, तो ये क्या ऑफर है, ये यहां पे है। यहां पे जब हम इसे पढ़ते हैं तो पहले ऑफर दिया है और बाद में वो वर्ब आया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटल क्लियरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन ऑफर्स, आई एम सॉरी, स्ट्रेस रिडक्शन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अब यहां पे हम देखेंगे रिडक्शन के बाद में फिर से नाउन आया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑफर्स, व्हाट डज इट ऑफर्स, तो ऑफर्स क्या करता है, तो ये तो दिया ही नहीं है, प्रमोटिंग, यहाँ पे डायरेक्टली जिरन दिया है, ये एक्शन बता रहा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है सी वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑफर किया क्या जा रहा है वो नहीं दिखता। पर यहाँ पे देखिए, जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, आई एम सॉरी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑफर्स मेंटल क्लैरिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, उसके बाद में प्रोमोटिंग ओवरऑल वेल बीइंग इन आवर फास्ट पीस वर्ल्ड, कहां पे, इन आवर फास्ट पीस वर्ल्ड। तो यहां पे ये आइडिया एग्जैक्टली कंक्लूड होती है जिस तरह से कंक्लूड होनी चाहिए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो आंसर बनता है। इसको अगर समझते हैं तो समझते वक्त हमें देखना होता है कि कहां पे कौन सी चीज दी हुई है, उन चीज़ों का हम एक बार देखेंगे ठीक तरह से, तो हमें नज़र आएगा
कि यस यहाँ पे एक है, ये वाला कंक्लूडिंग है, ये हमें नजर आता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, ये CBD है, ये BCD है, बस C को बीच में डाल दिया है। तो इस तरह के आंसर्स को हम जब देखते हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से उसे पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ते हो तो आंसर अपने आप आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन 4 सेंटेंसेस है, यहां पे 5 ऑप्शंस है, 4 BDCA, ACDB, CADB, DCBA और लास्ट वाला नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। चलिए इसे देखते हैं। एंड आवर प्लेस इन इट, तो यहां पे हमें क्या नजर आता है? तो यहां पे नजर आता है हमें कंजंक्शन एंड आवर प्लेस इन इट, और इसमें हमारी जगह, इसका मतलब इसके पहले कोई तो क्लॉज है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये A वाला जो है वो हमारा ऑप्शन आंसर में नहीं आ सकता, तो ये चला गया। देखिए मैं सॉल्व करते वक्त क्या कर रहा हूं। न्यू इनसाइट्स इनटू द कॉस्मोस कैप्टिवेट ह्यूमैनिटी ऑफरिंग रिसेंट स्पेस एडवांसमेंट्स, ऐसे कुछ दिया है। अब थोड़ा सा इन ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। तो पहला BDCA क्या कहता है? न्यू इनसाइट्स इनटू द कॉस्मोस रिसेंट स्पेस एडवांसमेंट्स कैप्टिवेट ह्यूमैनिटी ऑफरिंग एंड आवर प्लेस इन इट। नहीं, ये हो नहीं सकता। तो ये एंड जो है दो इक्वल आइडिया को कनेक्ट करता है, और यहां पे दो इक्वल आइडियाज नहीं आ रही है, इसीलिए BDCA हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद वाला जो पर्याय है वो है C। यह क्या कहता है? कैप्टिवेट ह्यूमैनिटी ऑफरिंग व्हाट? ऑफरिंग एंड आवर प्लेस इन इट। डायरेक्टली ऑफरिंग एंड आवर प्लेस इन इट, तो ये कुछ अगेन दो इक्वल आइडिया को कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो बचता है हमारा DCBA, तो यही आंसर होगा। पढ़ लेते हैं। रिसेंट स्पेस एडवांसमेंट कैप्टिवेट ह्यूमैनिटी ऑफरिंग न्यू इनसाइट्स, क्या ऑफर कर रहा है? न्यू इनसाइट किसमें? इनटू द कॉस्मोस एंड आवर प्लेस इन इट, कॉस्मोस में, और हमारा उसमें प्लेस क्या है? उसमें। तो ये राइट सीक्वेंस है, और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन D है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल जो है वो है, चलिए इसे ना थोड़ा सा पॉज कीजिए सभी लोग और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए। आई होप आपने पॉज करके इसे सॉल्व किया है। मैंने कुछ सेकंड का पॉज यहां पे लिया था, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया शेप्स ओपिनियंस एंड कनेक्शंस बट रेजेस मिस इंफॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी। अगेन अब हमने इसे पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में DBAC। अब DBAC जब देखा तो कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, व्हाट डज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी? कोई तो चीज है इसके पहले मेंशन की है, तो इसीलिए DBAC हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन CBDA, तो मिस इंफॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ एंड कनेक्शन बट रेजेस, तो यहां पे जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो हमारा CBDA भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं ABDC। तो सोशल मीडिया शेप्स ओपिनियंस एंड कनेक्शंस बट रेजेस, क्या रेज करता है? कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, मिस इंफॉर्मेशन एंड मेंटल हेल्थ, तो ये हमारा सही जा रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला BACD। तो यहां पे एंड कनेक्शन, तो एंड जो है वो हमारा है कंजंक्शन, तो ये दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करेगा, तो यहां पे ये हमारा शुरुआती सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास? C। तो C जो है वो हमारा आंसर होगा। गाइज यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ आई एम एलिमिनेटिंग दी ऑप्शंस को एलिमिनेट मैं किस तरह से कर रहा हूं ना, इसे ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको भी सॉल्व करने में मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ एंड देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मस्त सवाल है। क्या सवाल है? एरर डिटेक्शन वाला सवाल है। एक बार इसे पढ़ लीजिए आप। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद में बोला गया है द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ द सेंटेंस इज एरर फ्री
then choose no error as the answer. Ignore the errors of punctuations if any. तो पंक्चुएशन की कोई एरर दिखती है तो उसे इग्नोर करने के लिए कहा है हमें. चलिए देखते हैं. तो 23rd क्वेश्चन कहता है each of the students, हर एक स्टूडेंट्स in the class were eager to participate in the competition. इसे पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट. आई होप आपने इसे पॉज करके सॉल्व किया है. देख लेते हैं. अब ये सवाल जो है ये प्रोनाउन बेस्ड सवाल है, याद रखना है. ये जो सवाल आपको यहां पे दिखता है ये प्रोनाउन बेस्ड सवाल है. ईच जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ईच जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा यहां पे. ईच जो है हमारा क्या है, तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूल क्या है, इसके बाद आने वाला वर्ब और इसके बाद आने वाला प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला वर्ब और इसके बाद आने वाला प्रोनाउन, ये दोनों हमें कैसे चाहिए, तो सिंगुलर चाहिए. किस तरह से चाहिए, सिंगुलर चाहिए. ये रूल है. ये मैं रूल चाहे तो यहां पे लिखता हूं. अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखना है, अगर आपको सेंटेंस में ईच, आइदर या नाइदर दिखता है तो याद रखना है इसके बाद में जो वर्ब आएगा या इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा ये दोनों हमें कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए. अब इस सेंटेंस में एरर क्या है वो देख लेते हैं. यहां पे ईच यूज किया है पर ईच के बाद यहां पे जो वर्ब आया है वो है वर, और वर ये वर्ब जो है वो प्लूरल है, इसीलिए ये पार्ट जो है वो गलत है. और इन्होंने हमें सिलेक्ट करने के लिए कहा है कि वह पार्ट, ग्रामेटिकल पार्ट जिसमें एरर है. तो यहां पे ये पार्ट किसका है, अब ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, तो ये होगा हमारा पार्ट सी. तो इसीलिए पार्ट सी हमारा आंसर होगा. इतना याद रखिए. आई होप यू गॉट द आंसर गाइस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. ये याद रखना है, ये बहुत बार ये फोकस किए जाने वाले पॉइंट है. आपको बार बार ये जो वर्ड्स है वो दिखाई देंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में. तो उस वक्त आपको ये याद होना जरूरी है कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे वाला सवाल. यस गाइस, इसे फिर से स्टॉप कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए. देखिए इसका आंसर क्या आता है, मैं बताता हूं फिर एरर कहां पे है. तो सवाल क्या है, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द जॉब आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर. तो इसका आंसर, चलिए आपका समय शुरू होता है अभी 30 सेकेंड के लिए. 30 नहीं यार, 10-12 सेकेंड मोर देन इनफ है. ये बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है और ये बार बार आने वाले कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है, तो आई होप आपने पॉज करके इसका आंसर दिया होगा. तो यहां पे जो वर्ड दिया है वो है द नंबर. इसके बारे में याद रखना है. हाँ, द नंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूं. तो द नंबर के बारे में आपको क्या याद रखना है, द नंबर के बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, द नंबर के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो ये नाउन हमारा प्लूरल होगा द नंबर ऑफ के बाद में. पर इसके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है. द नंबर के बाद में आने वाला वर्ब हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर होता है. और यहां पे अगर हम इसे देखेंगे द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो यहां पे द नंबर, ये कॉन्सेप्ट हमें दिखती है. द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब आर इंक्रीजिंग. तो यहां पे जो वर्ब दिया है वो आर दिया है और ये वर्ब कैसा है, प्लूरल है. और मैंने अभी कहा है द नंबर ऑफ के बाद में अगर नाउन आना है तो प्लूरल आएगा, नो डाउट. पर अगर वर्ब आना है तो वो हमें सिंगुलर ही चाहिए. यहां पे उन्होंने प्लूरल दिया है, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये गलत है. इसीलिए पार्ट सी जो है इसका आंसर होगा. इतना याद रखना है, यहां पे आर की बजाय क्या चाहिए था, ईज चाहिए था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 25. इस क्वेश्चन में हमें दिखता है इन्होंने उस वर्ड का यूज किया है जिसके बारे में जस्ट फ्यू सेकेंड्स मैंने डिस्कस किया है. पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए. आई नो दैट दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, बट स्टिल टाइप करने में तो पैसे लगते नहीं है भाई. इससे हमें भी समझ में आता है कि हम प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं. प्रैक्टिस का मौका है, प्रैक्टिस कीजिए. जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में लाओगे. नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स
अब यहां पे जो इन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया है वो नाइदर का किया है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स बिफोर द डेडलाइन। अभी मैंने इसके बारे में बात क्या की है, मैंने अभी ये एक्सप्रेशंस लिख के दिए हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ये मैंने ये भी कहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। इसके अलावा एवरी एक वर्ड है, इसके बाद में वन एक वर्ड है, इसके बाद में नन एक वर्ड है। ये ऐसे वर्ड है जिनके बाद में कोई वर्ब आना है तो वो वर्ब कैसे आता है, सिंगुलर आता है, इतना याद रखना है। अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले बात की है, आई होप यू गॉट द आंसर। तो यहां पे नाइदर के बाद में जो वर्ब आया है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो ऑफ द के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आया है तो वो प्लूरल ही होता है, नो डाउट। तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद में ये वर्ब आया है हैव, और ये हैव जो वर्ब है ये प्लूरल है। और हमने जैसे अभी डिस्कस किया है, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं नन, वन, इनके बाद में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है, पर ये प्लूरल है। और ये कौन से पार्ट में है, पार्ट बी में है, इसीलिए पार्ट बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे हैव की जगह हैज होना चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस सही बनता। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब मैं आगे बढ़ता हूं आपको स्क्रीन दिखते हैं, आप लोगों को लगता है ये लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल जो है इसे थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर सकते थे, पर अभी जाने दीजिए। ये पार्ट डी है, ये पार्ट डी है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अभी ये ठीक हो गया। चलिए देखते हैं, अमंग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीम द लैक ऑफ रिसोर्सेज वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो यहां पे ये सेंटेंस दिया है, बस थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट दन दनादन दन दनादन ऐसे आंसर आने चाहिए। देखिए, अमंग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीम, अब बहुत सारे चैलेंजेस टीम ने जो है वो फेस किए हैं, फेस्ड बाय द टीम। तो ये हो गया हमारा फ्रेज, अमंग द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीम। अब ये फ्रेज यहां पे अलग, द लैक ऑफ रिसोर्सेस, तो यहां पे बात किसकी हो रही है, लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस की बात नहीं, उसका लैक, तो लैक के बारे में बात हो रही है। वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो यहां पे वर की जगह क्या चाहिए था, वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये जो लैक है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट था, ना कि रिसोर्सेस। सिग्निफिकेंट क्या था, लैक था। तो यहां पे जो वर्ब है लैक के लिए आना चाहिए, और लैक जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए यहां पे वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, पर ये प्लूरल है इसीलिए गलत है, यहां पे वॉज होना चाहिए था। तो ये जो पार्ट है वर्ब किस में है, तो ये पार्ट डी में है, तो इसीलिए पार्ट डी जो है वो हमारा आंसर बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 27। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा है इन्होंने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 वर्ड्स हैव बीन हाइलाइटेड व्हिच मे और मे नॉट बी मिसस्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट इन देयर यूसेज। वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। मार्क द एरोनस, गलत वर्ड्स, जो गलत वर्ड है उसे मार्क कीजिए एज द आंसर, एंड इफ ऑल द वर्ड्स आर करेक्ट इन देयर स्पेलिंग एंड यूसेज चूज ऑल आर करेक्ट एज योर आंसर। तो इसे ध्यान से देखिए, यहां पे इनको देखने के बाद में आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो रॉन्ग है, उसे ढूंढना है और उसे एज अ आंसर मार्क करना है। अगर आपको लगता है सारे के सारे वर्ड जो है वो सही है, तो आपको यहां पे ऑल आर करेक्ट ये ऑप्शन दिया है, उसे एज अ आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हो, इतना याद रखिए। तो यहां पे आपने इन ऑप्शंस को देख लिया है, आपने देखा होगा एडवर्स, तो एडवर्स को जैसा लिखा है वैसे ही लिखता है, ये सही है। प्रोलॉन्ग्ड भी सही है, ड्राइंग DRYING ये भी सही है, एविडेंट ये भी सही है, इसमें से कोई भी वर्ड मिसस्पेल्ड नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। कोई नहीं है ये दिक्कत यहाँ पे। अब ये जो वर्ड है ये ग्रामर बेस्ड नहीं है, ये आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी है वो बताएगा आपके इसके आंसर कितने राइट आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द इनफेमस पेंटिंग एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुसियास्टिस वर्ल्ड वाइड हंग मैजेस्टिकली एट
द सेंटर ऑफ द गैलरी, ड्रॉइंग द गेज ऑफ द एवरी विजिटर। तो अगर इनफेमस मतलब नोटोरियस, कुप्रसिद्ध, तो ये कुप्रसिद्ध है क्या? नहीं, ये कुप्रसिद्ध। अगर ये कुप्रसिद्ध होती तो यहां पे पेंटिंग एडमायर्ड बाय आर्ट एंथुजियास्ट, तो आर्ट एंथुजियास्ट उसे क्यों एडमायर करते? तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ये गलत है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो आएगा आंसर वो आएगा इनफेमस। तो यहां पे शायद ये ऐसे होता तो सही होता, द फेमस पेंटिंग, तो ये सही होता, पर इनफेमस लिखा है तो वो गलत हुआ, इसीलिए ये जो है हमारा आंसर बनेगा ए, क्योंकि फिर वो कंटेक्स्ट का मीनिंग जो है वो चेंज कर देता है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसे देखिए, डिस्पाइट इनिशियल डाउट्स शी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द job offer, realizing it was a unique opportunity to advance her career। तो ये जॉब ऑफर हम एक्सेप्ट करते हैं क्या? एक्सेप्ट का मतलब होता है अपवादात्मक, तो यहां पे एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, पर एक्सेप्ट दिया है तो ये गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए था? यहां पे एक्सेप्ट होना चाहिए था, पर एक्सेप्ट दिया है तो गलत है, ये गलत है, इसीलिए ये वर्ड जो है वो हमारा आंसर है। और चलिए अभी हम बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ और देखते हैं आज का लास्ट सवाल क्या है। गाइस इतना याद रखिए, जो सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं यही सवाल आपको, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में होने वाले हैं, पैटर्न यही रहेगा। तो इसको सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा सीरियस रहिए और इसे सीरियसली देखिए। चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्या है। तो लास्ट वाला है आफ्टर वीक्स ऑफ डिलीजेंट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ये सही है, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाद में बोलूंगा, आप पहले देख लीजिए। आफ्टर वीक्स ऑफ डिलीजेंट प्रैक्टिस हर पियानो स्किल्स इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, इनेबलिंग हर टू मास्टर इवन द मोस्ट चैलेंजिंग पीसेस इजी। तो इसे देखिए, आपका समय अभी शुरू होता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द आंसर। तो आफ्टर वीक्स ऑफ डिलीजेंट प्रैक्टिस हर पियानो स्किल्स इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, एनेबलिंग हर, उसे इनेबल कर रहे हैं टू मास्टर, किसी चीज पे जो है वो मास्टर होना, इवन द मोस्ट चैलेंजिंग पीसेस, बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग पीसेस भी। कैसे मास्टर कर रहे? तो मास्टर यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जानकारी जो देगा वो एडवर्ब होगा, और इजी क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो इसीलिए ये गलत है। वो इजीली होना चाहिए था, पर यहाँ पे इजी है तो ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है इस सवाल का हमारा आंसर होगा। गाइज आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ ये लेक्चर हमें ज़रूर हेल्प करेगा हमारी एग्जाम में, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब इट। जितना ज़्यादा इसे आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए और इसे देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।